हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे प्रवाहित जल या नदी के कार्य, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने नदियों के कार्य एवं नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज इसी में जो हमारा टॉपिक है, नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ या फिर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ठीक। नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ या फिर निक्षेपणात्मक या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। इस भाग में नदी पर्वतीय क्षेत्र में उतर करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा यहाँ जल की मात्रा में वृद्धि तथा ढाल एवं गति में कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर अपर्दन की अपेक्षा निक्षेप अर्थात जमाव अधिक होता है, ठीक है। नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निम्न प्रकार की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, जैसे कि जलोढ़ शंकु है। सबसे पहले जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, ठीक है। जलोढ़ शंकु जब नदियाँ पर्वतीय भाग से निकल करके समतल मैदान में प्रवेश करती है तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, तथा उनसे बनी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है, ठीक है। विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से भाबर प्रदेश का भी निर्माण होता है। विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से भाबर प्रदेश का भी निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ से नदियाँ निकलती है, ठीक है, वहाँ पर निकल करके क्या करती है, निकलने कर समतल मैदान में आती है, वहाँ पर ये इस प्रकार से जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थलाकृतियाँ बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार से शंकुआकार आकृतियां बन जाती है, ठीक है। जलोढ़ पंख पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा इनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ पंख। अगला आता है जलोढ़ पंख, ठीक है। जलोढ़ पंख में क्या होती है, आकृतियाँ दूर दूर तक फैल जाती है, मतलब नदियों से पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों का जो अवसाद या मलबा होता है वो दूर दूर तक फैल जाता है और उनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। वो जलोढ़ पंख कहलाते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है। अगला है नदी विसर्प। नदी विसर्प, ठीक। देखिए मित्रों, नदी विसर्प किस प्रकार की स्थलाकृति है। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है, ठीक है। दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से बल खाते हुए प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है।
ये विसर्प बनाती है, ये विसर्प बनाती है। ये विसर्प ऐस आकार की होती है, ठीक है। इस प्रकार से ऐस आकार की विसर्प बनाती है, ठीक है। नदी विसर्प मुख्यतः अपरदनात्मक स्थलाकृति है, परंतु इसमें दूसरे मोड़ का निर्माण निक्षेपण के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरे मोड़ का निर्माण निक्षेपण के द्वारा होता है। ये नदी जिस प्रकार से यहाँ से बह रही है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर विसर्प जब ये बहती है तो ये क्या होती है, अवसाद छोड़ती हुई चली जाती है, ठीक है। घुमावों पर, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर निक्षेप हो जाता है, इस घुमाव पर भी जमाव हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ये क्या है, जब ये घूमती है तेज घुमाव से जब इनका वेग कम हो जाता है, ठीक है, गोखुर झील का निर्माण कर देती है। इसी में जब नदी अपने विसर्प को त्याग करके सीधा रास्ता पकड़ लेती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, जैसे ही इनमें तेज ये घुमाव होता है, ठीक है, इस प्रकार ये घुमाव, ठीक है। अब ये क्या कर लेती है, जब ये मार्ग छोड़ देती है, ठीक है, आगे गोखुर झील, इसी में ये तो हो गया नदी विसर्प, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐस आकृति में बहती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। जब नदी क्या होती है, अपने विसर्प को त्याग करके सीधा रास्ता पकड़ लेती है, ठीक है, तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील या छाड़न झील कहलाता है, ठीक है। तो ये अवशिष्ट भाग, ठीक है, यहाँ से अब नदी क्या है, सीधी बह रही है, ठीक है, यहाँ से सीधी बह रही है, और ये जो भाग है ये क्या कहलाता है फिर, गोखुर झील, गोखुर या छाड़न झील, ठीक है, गोखुर झील या छाड़न झील, छाड़न झील, ठीक है, ऑक्सबो लेक कहलाती है। फिर नदी घाटी के किनारे निर्मित इन निस्थला, ये तो हो गई मध्यवर्ती भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ये क्या है, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प और गोखुर झील, ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ तो कौन सी है, मध्यवर्ती भाग में, नदियों के मध्यवर्ती भाग में या नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। अब आगे है नदी घाटी के निचले भाग में निर्मित ये निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। देखिए निचले वाले भाग में, ये तो मध्यवर्ती भाग की हो गई। अब निचले वाले भाग में निर्मित स्थलाकृतियों में गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, इससे पहले कि जो निचले भाग में निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वह नदी घाटी के निचले भाग में क्या है, नदी की भार वाहन की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है, और भार वाहन की शक्ति कम हो जाती है तो सर्वाधिक निक्षेप होता है और अपर्दन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है इस भाग में, जिसके कारण से निम्नलिखित प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे कि गुम्फित नदी है, प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ के मैदान है, डेल्टा है, ठीक है। तो सबसे पहले गुम्फित नदी, गुम्फित नदी में क्या होता है, नदी के निचले भाग में नदी की जो भारवाहन शक्ति कम होने से नदी के तल में ही क्या हो जाती है,
नदी मलबे का निक्षेप करने लगती है, जिसके कारण उसकी धारा क्या हो जाती है, रुक जाती है, अवरुद्ध होने लगती है। इस प्रकार नदी की धारा कई शाखाओं में बट जाती है तथा अनेक धाराओं से युक्त ऐसी नदी क्या कहलाती है, फिर गुम्फित नदी कहलाती है। जिस प्रकार से कोई नदी बह रही है, ठीक है, और उसकी धाराओं में ठीक है, उसी नदी की धाराओं में थोड़ा जैसे कि कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इस नदी के मार्ग में यहाँ पर बीच बीच में मलबे का निक्षेप हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से बीच में इनका नदियों का वेग अवरुद्ध हो जाने से या वेग धीमा हो जाने के कारण जब ये अवसाद धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इन्हीं के मार्ग में जमने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये बीच में ही विभिन्न प्रकार की क्या हो जाते हैं, अवसाद का जमाव हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या है, नदियों के मार्ग में ही इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बन जाती है, अर्थात अनेक धाराओं युक्त ऐसी नदी क्या कहलाती है, फिर गुम्फित नदी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर अनेक अलग अलग धाराएं बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी नदी क्या कहलाती है, गुम्फित नदी, ठीक है, गुम्फित नदी कहलाती है। अगला है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, इसमें क्या होता है, नदी द्वारा अपने दोनों किनारों पर अवसादों के निक्षेपण से बनी बांधनुमा दीवारों को प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई नदी बह रही है, ठीक है, अब यहाँ पर इस नदी के किनारों पर जो अवसाद जमा हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से किनारों पर जो अवसाद जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वापस देखें, जब नदी द्वारा अपने किनारों पर अवसादों के निक्षेपण से बनी बांधनुमा किनारों को, दीवारों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर ये बाढ़ का मैदान है, यहाँ पर ये है बाढ़ का मैदान, ठीक है, बाढ़ का मैदान, और यहाँ पर जो ये बंद बन जाते हैं, ये है प्राकृतिक तटबंध, ठीक है। किनारों पर यह अवसाद जमा हो जाता है, जिसके कारण बांध जैसी क्या हो जाती है, स्थलाकृति निर्मित हो जाती है, एक बांधनुमा दीवार बन जाती है, जो कि प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं, ठीक है। और नदी का वह भाग जहाँ पर नदी बाढ़ के समय क्या हो जाती है, जलोढ़क का निक्षेपण करती है, अर्थात जो अवसाद होती है उनका निक्षेप कर लेती है, जमाव कर लेती है, वो बाढ़ का मैदान कहलाता है, ठीक है। नदी का वह भाग जहाँ नदी बाढ़ के समय क्या कर लेती है, अवसाद का जमाव करती है, वह क्या कहलाता है, बाढ़ का मैदान कहलाता है, ठीक है। आगे है इसके बाद में डेल्टा। देखिए नेक्स्ट है डेल्टा।
ठीक है। डेल्टा, इसमें क्या होता है, निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनता एवं अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है तथा वह अवसादों का जमाव करने लगती है, जिसके कारण डेल्टानुमा आकृतियाँ बनने लगती है। ठीक है, डेल्टानुमा आकृति बनती है। हेरोडोटस महोदय ने जो नील नदी पर बनी हुई ऐसी आकृति जिसको सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नदी के मुख्य क्षेत्रों में डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक होती है, जैसे समुद्र का पानी शांत होना चाहिए तथा समुद्र का ढाल एवं वेग कम हो, नदी का जो पानी है, नदी के पानी का घनत्व कम हो एवं नदी के आयतन के अधिक होने के साथ साथ बड़ी मात्रा में जलोढ़ का क्या हो, अवसाद हो। ठीक है, ऐसी स्थिति पर, ऐसे स्थानों पर डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, भारत में हम बात करें, भारत और बांग्लादेश के नीचे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिस मुहाने पर, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर क्या होता है, दोनों नदियों के माध्यम से एक संयुक्त डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा नदी का एक चापाकार डेल्टा के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, डेल्टा के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें आता है चापाकार डेल्टा। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा जो कि चापाकार डेल्टा का प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के डेल्टा की आकृति क्या होती है, अर्धवृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार होती है। इसका सर्वोच्च उदाहरण नील नदी का डेल्टा भी है तथा साथ ही गंगा नदी, राइन नदी, सिंधु नदी, इरावदी नदी, व्यांगो, पो, नाइजर नदी आदि के डेल्टा क्या हैं, चापाकार डेल्टा के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी के साथ पंजाकार या बर्ड फूड, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, पंजेनुमा डेल्टा, ठीक है, या फिर बर्ड फूड अंगुलीकार डेल्टा। ठीक है, इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण एक महीन कणों का, डेल्टा के निर्माण में महीन कणों का योगदान होता है, जो कि पंजे के आकार में जमा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है यूएसए में, वो क्या है, पक्षी पंजाकार डेल्टा के रूप में निर्मित है। ठीक है, आगे आता है वर्धमान डेल्टा। वर्धमान डेल्टा सॉरी, वर्धमान डेल्टा, जब डेल्टा का सागर की ओर निरंतर विस्तार होता है तो इसे प्रगतिशील डेल्टा भी कहा जाता है, जैसे गंगा नदी का डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, जो कि क्या है, वर्धमान डेल्टा या फिर ग्रोविंग डेल्टा का प्रमुख उदाहरण है। फिर आता है ज्वार नदमुख डेल्टा। ज्वार नदमुख डेल्टा, ठीक है, ज्वार नदमुख डेल्टा। एस्चुरी डेल्टा, जब नदियों के मुख भर जाने के कारण निर्मित लंबा एवं सकरा जो डेल्टा होता है वह क्या होता है, ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाता है। इसका निर्माण ज्वार के कारण अवसादों के जमाव से होता है, जैसे कि नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, हडसन, सीन, अमेजन नदी आदि का डेल्टा ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाता है। पाली युक्त डेल्टा, पाली युक्त डेल्टा, ठीक है, पाली युक्त डेल्टा में जब नदी अपनी कई शाखाओं पर डेल्टा का निर्माण करती है तो मुख्य धारा पर निर्मित डेल्टा का प्रसार क्या हो जाता है, उससे रुक जाता है। तब इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण क्या कहलाता है, पाली युक्त डेल्टा कहलाता है, या फिर इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है जब मुख्य धाराओं पर क्या हो जाता है, उसका प्रसार रुक जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पाली युक्त डेल्टा या फिर पाली युक्त डेल्टा का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आता है परित्यक्त डेल्टा। परित्यक्त
डेल्टा। ठीक है, परित्यक्त डेल्टा, जब नदी पहले वाले डेल्टाई क्षेत्र को या डेल्टा को छोड़कर के दूसरी जगह डेल्टा का निर्माण करती है तो पहले वाला डेल्टा क्या कहलाता है? परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। वापस रिपीट कर देता हूँ, जब नदी पहले वाले डेल्टा क्षेत्र को या डेल्टा को छोड़कर के दूसरी जगह डेल्टा का निर्माण करती है तो पहले वाला डेल्टा परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे वांगो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में आता है अवरोधित डेल्टा। अवरोधित डेल्टा। ठीक है, अवरोधित डेल्टा, इस प्रकार के डेल्टा क्या होते हैं? जब डेल्टा का विकास रुक जाता है तो उसे अवरोधित डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रमुख डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो नदी जल के कार्य या प्रवाहित जल या नदी जल के कार्य, इसमें अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ थी, वह यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।